अच्छा, हार्ट जो होता है वो जब कंट्रैक्शन करता है तो कैसे करता है? उसमें एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है। मसल से जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाती है तो मसल कंट्रैक्शन करता है। इसी तरह हार्ट में जो कंट्रैक्शन होती है तो वो कैसे होती है? सबसे पहले ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड से इम्पल्स क्रिएट होती है और वो जाती है दोनों एट्रियम की तरफ, उधर से फिर वेंट्रिकल की तरफ। वो आगे देखें कि किस तरह जाती है, ठीक है। तो वो जो इम्पल्स जा रही होती है तो उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं ईसीजी के थ्रू। वो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट होती है वो ईसीजी के थ्रू। तो ईसीजी के थ्रू आपको डिफरेंट कंडीशंस के पता चल सकता है। वो कंडीशंस भी आगे देखेंगे। सबसे पहले ईसीजी कैसे की जाती है, इसमें कौन कौन सी लीड्स होती है, सारा देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इधर यही बात बताई हुई है। देखिए, आप जब हार्ट आपका कंट्रैक्ट कर रहा होता है तो वो कंट्रैक्शन से पहले जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसमें जनरेट होती है वो आइंस की मूवमेंट होती है। जिस तरह हमने फिज़िक्स में पढ़ा है कि केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव करते हैं तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरह करंट, इस तरह आइंस भी जब मूव करते हैं, आइंस के ऊपर भी चार्जेस होते हैं ना, वो भी जब मूव करते हैं तो उसकी वजह से करंट क्रिएट होती है। वो डिटेक्ट करना, कैल्शियम इसमें ज़्यादातर हार्ट में वो उसकी होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से करंट क्रिएट होती है। इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो उसे डिटेक्ट करते हैं। वो स्किन के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। जिस तरह एंटेना सिग्नल खींचता है बाहर की तरफ, अगर आप एंटेना लगा दो उसके ऊपर सिग्नल्स आते हैं और वो आपको टीवी पे इमेज शो करता है। इसी तरह इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है डिटेक्ट करके शो करता है। तो ग्राफी मतलब शो करना। तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो करना ईसीजी, सही हो गया। ये आपको डिफरेंट एरिथमियास के बारे में बता सकते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये बात याद रखिए एरिथमियास के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में बता सकते हैं। हार्ट के कोई मसला हो उसके बारे में बता सकते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में भी बता सकता है, ठीक है। तो अभी हर एक देखेंगे क्या क्या बता सकता है। ईसीजी सबसे पहले एट्रिया कंट्रैक्ट करता है, उसके बाद वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये आगे देखते हैं। नॉर्मल कंडक्शन पाथवे में ऐसे नोड होता है, उसके बाद एट्रियल मसल्स होती है, ऐसे नोड है। इधर से जब इम्पल्स क्रिएट होती है वो इधर जाती है, साथ इधर भी जाती है, देखिए दोनों एट्रियम की तरफ। तो ये दोनों कंट्रैक्ट करते हैं। तो उस टाइम अगर इधर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है उसको इलेक्ट्रिकल करंट फील होगी। तो वो जब फील होगी तो एक छोटा सा वो करंट के लिए ऊपर की तरफ वो चला जाएगा, ठीक है। वो शो कर रहा है कि इधर करंट प्रोड्यूस हुई है। तो ये पी वेव जो क्रिएट होती है स्टार्ट में पी, फिर क्यू आर एस और टी। तो पी वेव जो क्रिएट हुई है वो एट्रियम की अंदर करंट क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से पी वेव क्रिएट हुई है। और जब करंट क्रिएट होती है, करंट एक जगह पे जा रही है, अब एट्रियम में करंट क्रिएट हुई है ना, तो एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जब पी वेव शो होगी इसका मतलब एट्रियम ने कंट्रैक्ट किया है। कंट्रैक्शन के लिए इधर एक और वर्ड यूज़ करते हैं, डीपोलराइजेशन। रिलैक्सेशन के लिए रीपोलराइजेशन। एट्रियम कंट्रैक्ट कर गया तो पी वेव बन गई। फिर फिर थोड़ी देर बाद जो है इसके दरमियान थोड़ा सा वक्फा है। इधर ए वी नोड पे, इधर ये देखिए इधर ए वी नोड लगा होता है, सही है। तो उधर थोड़ी देर के लिए करंट रुक जाती है, आगे नहीं जाती। तो वो थोड़ा सा इधर ही दरमियान में ही नीचे से स्ट्रेट लाइन देखिए इधर इस जगह पे। तो ये वक्फा आ गया। फिर इसके बाद एकदम से ऊपर की तरफ जाती है करंट। तो जो एकदम से ऊपर की तरफ गई है ये क्यों जाती है? जब एकदम से करंट इस तरह करके जाती है पूरे वेंट्रिकल्स में, देखिए दरमियान से बंडल ब्रांचेस के थ्रू, परकिंजी फाइबर्स के थ्रू साइडों पे चली गई वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल्स में जैसी करंट जाती है तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स आता है। क्यू आर एस, ये जो कोने हैं ये शो करे, ठीक है। तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स वेंट्रिकल की करंट के बारे में बताता है। तो क्यू आर एस जब करंट क्रिएट हुई वेंट्रिकल्स में तो वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे। उस टाइम जो है ये एट्रियम जो है ये रिलैक्स कर रहे हैं, ये देखिए रिलैक्स हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा और आखिर में रिलैक्स हो जाते हैं। उस टाइम वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है। तो वेंट्रिकल मैंने बताया जब रिलैक्स कर रहे होते एट्रियम तो वो भी एक रिपोलराइजेशन करेगा, लेकिन वो हमें शो नहीं होती ईसीजी पे। क्यों? क्योंकि उस जगह पे क्यू आर एस कम्प्लेक्स उस टाइम वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो उसकी करंट की वजह से जो है, उसकी करंट की वजह से जो है, ओहो सॉरी, तो उसकी करंट की वजह से जो है ये रिपोलराइजेशन हमें एक्टिविटी शो नहीं होती, ठीक है। तो करंट इधर सारे इस वेंट्रिकल में चली गई तो क्यू आर एस बन गया, इलेक्ट्रोड्स पे डिटेक्ट हो गई। उसके बाद थोड़ी देर के लिए वक्फा आता है, उसके बाद वेंट्रिकल्स वापस रिलैक्स करने शुरू हो जाते हैं। तो जब रिलैक्स करते हैं वो भी एक वापस जो कैल्शियम जो होते हैं वो वापस अंदर की तरफ जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर से एक करंट सी क्रिएट होती है जिसको रिपोलराइजेशन कहते हैं। वेंट्रिकल्स वापस रिलैक्स कर होते हैं स्टेज में। तो जब टी, इसे टी कहते हैं, पी क्यू आर एस टी, टी वेव हमें बताता है कि वेंट्रिकल इस टाइम रिलैक्स कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर से पी वेव शुरू होती है, फिर से ये इस तरह साइकिल बनती है। तो ईसीजी में हमें ये शो हो सकता है, सही है। तो
ये इधर इन्होंने इस पिक्चर में ये दिखाया कि देखिए करंट किस तरह जा रही है, एट्रियम गई है, एवी नोड गई है, थोड़ी देर रुकी है, उसके बाद ये देखिए वेव इधर बनी है, फिर उसके बाद क्यू आर एस बनता है, पूरे वेंट्रिकल में गई, फिर थोड़ा सा गैप हुआ, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू हुआ, वेंट्रिकल रिलैक्स करते हुए भी करंट बनती है तो वो इसमें शो होती है, और फिर वापस सीधा जाता है, फिर से इसी तरह वेव बनती है, सही है। तो हार्ट बीटिंग इस तरह होती है। तो इलेक्ट्रोड्स जो है वो इसे फील करते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स जो है, इलेक्ट्रोड्स को आप लीड्स भी कह सकते हैं। लीड्स, हर लीड में जो है एक इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि डिटेक्ट करता है करंट को, दूसरा न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो 3 स्टैंडर्ड 3 यूनिपोलर, इन दोनों में जो है दो दो इलेक्ट्रोड्स होंगे हर एक में। अगर 3 है तो इसमें तीन लीड्स है, हर लीड में जो है दो दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल। इसी तरह 3 यूनिपोलर, यूनिपोलर मतलब एक पोल वाली, ये अब मैं आगे समझाता हूँ कैसे। और 6 चेस्ट लीड्स होती है, ठीक है, उसमें न्यूट्रल नहीं होता, तो एक ही लीड होती है, एक ही इलेक्ट्रोड होता है उधर लगा होता है, सही है। तो अब ये जो है डिटेक्ट करता है करंट को। तो लीड 1, सबसे पहले स्टैंडर्ड लीड की बात करते हैं, इसमें लीड 1 होती है, लीड 2 और लीड 3। अब हर एक में एक एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड होती है जो कि करंट डिटेक्ट करता है। ये पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होती है उसको भी एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड किधर होती है, आप अपने हैंड्स को एबडक्ट कर लें दोनों को, ठीक है, और अब अपने हैंड्स पे चेक करें। एक एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड लगती है लेफ्ट आर्म पे, दूसरी लगती है राइट आर्म पे। जो राइट आर्म पे लगती है न्यूट्रल होती है इसकी, पहले वाली उसकी। मैंने बताया 2 इलेक्ट्रोड्स होती है लीड 1 में, एक लेफ्ट आर्म पे लगी, उसकी जो न्यूट्रल है वो राइट आर्म पे। तो ये एक लाइन बन गई लेफ्ट आर्म से लेके राइट आर्म तक, ठीक है। इसी तरह दूसरी लीड 2 जो है लेफ्ट लेग पे लगती है, लेफ्ट लेग, और उसकी जो न्यूट्रल है वो किधर लगती है, राइट आर्म पे। तो लेफ्ट लेग से राइट आर्म तक एक लाइन बना ले। फिर इसी तरह लीड 3 जो है लेफ्ट लेग से लगती है और उसका न्यूट्रल लगता है लेफ्ट आर्म पे, तो एक ट्रायंगल बन जाता है। मैं आपको ज़रा पिक्चर बनाता हूँ। तो ये ईसीजी की लीड्स अगर आप देखें तो सबसे पहले लीड 1 की बात करते हैं। ये इधर देखिए छोटा सा 1 भी लिखा हुआ है। तो इसमें पहली मैंने बताया लेफ्ट आर्म पे लगती है, लेफ्ट आर्म पे पॉजिटिव और इस आर्म पे नेगेटिव, मतलब न्यूट्रल। फिर दूसरा मैंने बताया लेफ्ट लेग पे और राइट आर्म पे नेगेटिव। इसी तरह तीसरा मैंने बताया लेफ्ट लेग पे पॉजिटिव और लेफ्ट आर्म पे नेगेटिव। तो ये अगर पूरा इस तरह मिलाए तो एक ट्रायंगल सा बनता है, ठीक है। इसको एंथोवन ट्रायंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये वैसे मैंने बता दिया लीड 1 2 3 का, आपको इस तरह पता चल गया। इस तरह याद रख लेके लेफ्ट से राइट, फिर लेफ्ट लेग से लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग से राइट आर्म। अब यूनिपोलर, इसकी जो इलेक्ट्रोड होती है, अब मैंने बताया था लेफ्ट लेग भी हमारा आगे, इसमें लेफ्ट आर्म और राइट आर्म इन सब पे इलेक्ट्रोड्स लगी, जो राइट लेग है उस पे नहीं लगी। तो यूनिपोलर में क्या होता है, इसमें जो एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड होता है हर लीड की, वो राइट लेग पे लग जाती है, ठीक है। और बाकी जो न्यूट्रल्स है वो सारी किधर लग जाती है, राइट आर्म पे, लेफ्ट आर्म पे, और लेफ्ट लेग जो रह गई है इसके अलावा, तो उस पे जो लग जाती है। अब देखिए अगर राइट आर्म पे लगी तो उसको ए वी आर बोलेंगे, ए वी एल। लेफ्ट आर्म पे जो लगी है, जो लेफ्ट लेग पे लगी, उसे ए वी एफ बोलते हैं। इसमें लीड 1 2 3 कहते हैं इस वाली लीड्स को, और यूनिपोलर लीड्स को ए वी आर एल एफ कहते हैं, ठीक है। और चेस्ट लीड्स में 6 लीड्स होती है, ठीक है। V1 V2 V3 V4 V5 V6। V1 V2 जो देखिए इस जगह पे लगती है, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। ये किस बारे में बताता है, इस साइड पे राइट वेंट्रिकल होता है, तो ये आपको राइट वेंट्रिकल के बारे में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का बताएगा। V3 इस जगह पे होता है, ठीक है। तो ये और V4 ये इस जगह पे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान वाली जगह होती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इधर होता है, तो इसके बारे में आपको बता सकता है। V5 V6 जो है आपको लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बताता है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट। तो ये देखिए इधर इन्होंने ये बताया हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये देखिए हार्ट की इन्होंने पिक्चर दी हुई और ये किस तरह शो कर रहा है, हर एक साइड उसकी बता रहे हैं। अब ये लीड्स थी, ये लीड्स कनेक्ट कर देते और इस पे इलेक्ट्रिक करंट हर एक लीड की शो होती है। खैर इसको सिर्फ इतना याद रखें कि लीड्स किधर किधर कनेक्ट होती है। हमारा काम ईसीजी की उस पिक्चर के साथ है, ईसीजी की जो पिक्चर शो हो रही है, सही है। अब देखेंगे कि इसमें पी क्यू आर एस टी वेव होती है, मैंने आपको ये बता दी थी। तो अब ईसीजी स्ट्रिप आप कैसे पढ़ेंगे, आपके पास एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक स्ट्रिप पे आ रही है, उसको आपने देखना है। तो सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल रहना चाहिए, आपके पास एक बंदे की ईसीजी की स्ट्रिप आ गई है, आप उसे रीड कैसे करोगे। सबसे पहले आपने देखना है क्या
इसमें जो रेट है, हार्ट रेट है और पैटर्न जो होता है पी क्यू आर एस टी वाला वेव है, वो क्या नॉर्मल है, रेगुलर है, ठीक है। आर के बाद आर इंटरवल आ रहा है नॉर्मली कि नहीं, ठीक है, इरेगुलर तो नहीं है। इसके अलावा पी वेव आती है हर क्यू आर एस से पहले, मतलब एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा है हर वेंट्रिकल की कंट्रक्शन से पहले कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा क्यू आर एस कम्प्लेक्स हर पी वेव के बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार एट्रिया कंट्रैक्ट किया उसके बाद डायरेक्ट क्यू आर एस कम्प्लेक्स बना कि नहीं बना, इनके दरमियान कितना वक्फा आया, ये भी देखना है आपने। इसकी वजह से हमें क्या पता चल सकता है, अगर एट्रिया कंट्रैक्ट किया उसके बहुत देर बाद अगर क्यू आर एस बना, तो ये बता सकते हैं कि हो सकता है इधर ब्लॉक आया हो, या अगर एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया उसके बाद क्यू आर एस नहीं बना, तो ये भी ब्लॉक बता रहा है, ए वी ब्लॉक इसे कहते हैं। इसके अलावा पी आर इंटरवल, यही ब्लॉक्स के बारे में हो गया। क्यू आर एस जो वेव बनती है वो कैसी है, वो ज़्यादा लंबी तो नहीं है, या ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रही, ज़्यादा जगह तो नहीं घेर रही, ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रही, ठीक है। तो ये आपको वेंट्रिकल्स के बारे में बता सकता है। तो इस तरह जब आप देखते हैं नॉर्मली जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स होता है वो 0.12 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होता, 0.04 से लेके 0.11 सेकेंड या 0.12 सेकेंड तक नॉर्मली होना चाहिए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कितने टाइम का है क्यू आर एस कम्प्लेक्स, वो ईसीजी स्ट्रिप को देख के पता लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मली देखिए पी आर इंटरवल पी से लेके आर तक की जगह, फिर क्यू आर एस की ये जगह होती है, क्यू इधर से स्टार्ट होता है, ये जैसे नीचे गया, और जिधर ये एस ख़त्म होता है तो ये क्यू आर एस का बताता है, ठीक है, वेव का। फिर एस टी इंटरवल, एस जिधर से ख़त्म होता है उधर से लेके टी तक का सेगमेंट, पी और क्यू के दरमियान जो जगह होती है इसको सेगमेंट कहते हैं। तो पी ये जो है एट्रिया कंट्रैक्ट किया, फिर थोड़ा सा इसमें गैप आ गया, फिर उसके बाद वेंट्रिकल कंट्रैक्ट किया, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन होगी, फिर से थोड़ी देर बाद हार्ट बीट हुई, पहले एट्रिया कंट्रैक्ट किया, उसके बाद वेंट्रिकल कंट्रैक्ट किया, फिर उसके बाद टी वेव बनी, मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ। तो ये टाइम शो करता है। अच्छा, ईसीजी की ये स्ट्रिप है, ठीक है, काफ़ी लंबी स्ट्रिप होती है, तो छोटा सा इन्होंने जगह बताई हुई है। ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये 0.04 सेकेंड के होते हैं, ये छोटा सा एक बॉक्स है, ये छोटा सा एक बॉक्स है, ये छोटा सा एक बॉक्स है, सही है। तो ये 0.04 सेकेंड के होते हैं, 0.04 सेकेंड के ये होते हैं। 5 छोटे बॉक्सेस को जब आप एक साथ एक बड़े बॉक्स में रिप्रेजेंट करो, तो वो जो लार्ज बॉक्स होता है वो कितने सेकंड का बनेगा, अगर एक छोटा बॉक्स 0.04 सेकेंड का है, तो एक और छोटा बॉक्स 0.04, इस तरह 5 प्लस करें तो 0.2 सेकेंड के 5 बॉक्सेस बनते हैं ना। तो मैं आपको इसमें पिक्चर में, ये तो कलरफुल पिक्चर इन्होंने नहीं दी हुई, मैं आपको कलरफुल पिक्चर में बताता हूँ। तो ये देखें, ये नॉर्मली सी जी स्ट्रिप देखें, उसमें आपको ये मोटी लकीर बीच में नज़र आएगी, ठीक है, ये जो मोटी सी एक लकीर है, 5 बॉक्सेस इसमें होते हैं, सही है। तो ये 5 बॉक्सेस, ये देखें, ये बड़ा सा जो डब्बा है, ये पूरा सा बड़ा सा जो डब्बा है, इधर से स्टार्ट होता है और ये इस तरह पूरा, ठीक है। तो इसमें 5 बॉक्सेस है। तो एक छोटा बॉक्स मैंने बताया कितने सेकंड का होता है, 0.04। तो ये बड़ा बॉक्स कितने सेकंड का हुआ, इधर से लेके इधर तक, या ये वाला बॉक्स इधर से लेके इधर तक 0.2 सेकंड का, ठीक है। 0.2 सेकंड का एक बड़ा बॉक्स होता है। तो एक सेकंड में कितने बड़े बॉक्सेस आ सकते हैं, अगर एक बड़ा बॉक्स 0.2 सेकंड का है, तो 1 सेकंड में 5 बड़े बॉक्सेस आ जाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 0.2 तो टोटल 1 सेकंड बन जाता है हमारे पास। तो ईसीजी की स्ट्रिप में आपको ये बॉक्सेस जो होते हैं ना, ये इस टाइम को शो करते हैं, सही, इधर से लेके इधर तक 1 सेकंड है। तो अगर एक हार्ट बीट इधर से, अगर पी इधर से पी वेव स्टार्ट होती है और इधर दूसरी पी वेव स्टार्ट होती है, तो ये 1 सेकंड की एक हार्ट बीट है, तो मतलब 60 सेकंड्स में 60 हार्ट बीट्स हो गए। तो अब आगे देखते हैं, इधर यही बात की गई है। अच्छा, तो हार्ट रेट अगर आपको मालूम करना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि एक, ये देखिए सबसे ऊपर क्या होता है, आर होता है ना, ये पी वेव है, फिर उसके बाद क्यू आर एस, फिर उसके बाद इधर टी वेव आती है, फिर इधर पी वेव आती है, फिर क्यू आर एस, फिर टी वेव, फिर, तो एक आर से लेके दूसरे आर तक ही, इसे आर टू आर इंटरवल कहते हैं। इसमें देखिए आपको बड़े बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इसके दरमियान, ये एक बड़ा बॉक्स, ये दूसरा बड़ा बॉक्स, ये तीसरा बड़ा बॉक्स, ये चौथा, इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस है 0.04 सेकंड के। अगर इधर से एक क्यू आर एस शुरू हो रहा है और इधर दूसरा क्यू आर एस आ रहा है, अगर ईसीजी स्ट्रिप पे आपको शो हो रहा है, तो इसका मतलब उस बंदे की हार्ट बीट 300 है, 300 बीट्स पर मिनट। अगर इधर दूसरा क्यू आर एस आ रहा है तो ये 150, अगर इधर क्यू आर एस आ रहा है, इसके बाद इधर क्यू आर एस आ रहा है तो 100।
अब ये देखिए इधर एक आर इंटरवल आया हुआ है, फिर उसके बाद दूसरा आर इंटरवल इस जगह पे आया हुआ है 100 और 75 के दरमियान। तो इसकी हार्ट बीट जो है ऑलमोस्ट 82 के बराबर है, 82 बीट्स पर मिनट। ठीक है, एक तो ये तरीका है मालूम करने का। दूसरा ये तरीका है कि पूरी ईसीजी की स्ट्रिप है, ठीक है, सही है। ये ईसीजी की स्ट्रिप 6 सेकंड की होती है नॉर्मली, सही है। तो अगर 6 सेकंड की स्ट्रिप में एक, सॉरी किधर गया, एक 6 सेकंड की स्ट्रिप में 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स हार्ट बीट की है, तो मतलब 6 सेकंड में 6 टाइम्स हार्ट बीट की है, तो 60 सेकंड में कितनी बार करेगा, 60 टाइम्स। तो एक स्ट्रिप में आप हार्ट बीट को देखें, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स आर आया है ना, या क्यू आर एस कम्प्लेक्स आया है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर ले 10 से। एक स्ट्रिप की जो हार्ट बीट से आप उसको गिने और मल्टीप्लाई कर ले 10 से, तो आपको हार्ट बीट का पता चल सकता है, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिस तरह इधर लिखा हुआ है। तो ईसीजी आप इस तरह हार्ट रेट पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अब रिदम के बारे में आते हैं। अब ये देखिए, ये रिदम किस चीज़ की बता रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन की बता रहा है। कैसे कि पी वेव देखिए कितनी ज़्यादा बन रही है। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, एट्रियम बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी तेज़ी से, और एबनॉर्मल रिदम बनाता है, एबनॉर्मल पी वेव होती है। तो ये देखें कैसे छोटी छोटी पी वेव बन रही है, कितनी ज़्यादा बन रही है, तो इसे एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। इर्रेगुलर रिदम है। रिदम की इवेल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्यू आर एस कितने सेकंड्स का है, ठीक है। मैंने आपको ये बॉक्स का टाइम बता दिया इस पिक्चर में। क्यू आर एस नॉर्मली 0.12 सेकंड तक होता है। 0.12 सेकंड कितने बॉक्सेस हो गए, 3 छोटे बॉक्सेस हो गए, 1 0.04, दूसरा 0.08 दो हो गए, और 0.12, तो ये टोटल 3 बॉक्सेस के दरमियान क्यू आर एस आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। पी वेव जो होती है वो 0.2 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं, इसके दरमियान पी आर इंटरवल जो है ये 0.2 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा, इसका मतलब है कि ब्लॉक आ रहा है, सही है। तो टाइमिंग्स नोट कर लिया आपने। अब इवोल्यूशन ऑफ रिदम करते हैं। साइनस ब्रेडिकार्डिया, सबसे पहले इसकी हार्ट रेट कैसा है, कैसे आप मालूम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 70 बीट्स पर मिनट। तो ये नॉर्मल साइनस है, नॉर्मल हार्ट बीट है ना, 70 बीट्स पर मिनट। अगर 60 बीट्स पर मिनट से अगर कम है किसी बंदे की हार्ट रेट, जैसे ये 1 2 3 4 5, देखिए इसमें रिदम नॉर्मल है, पहले पी बना, फिर क्यू आर एस बना, फिर टी बना, फिर पी बना, लेकिन स्लो है, तो ये साइनस ब्रेडिकार्डिया से कहते हैं। साइनस टैकिकार्डिया जिसमें 100 से ज़्यादा बीट्स पर मिनट हो, जैसे देखें रिदम नॉर्मल है, एक टी बना, फिर पी बना, फिर क्यू आर एस बना, फिर टी बना, फिर पी बना, फिर क्यू आर एस बना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बीट्स हो रही है एक स्ट्रिप में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 130, 13 मल्टीप्लाई बाय 10, 130 बीट्स पर मिनट इस बंदे की जो टैकिकार्डिया से 100 बीट से ज़्यादा है। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, जिसमें एट्रियम बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल अपनी वो स्लो रिदम क्या करता है, लेकिन जो एट्रिया है वो बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट कर रहा है। इसमें फिब्रिलेटरी वेव्स बनती है, एफ वेव्स बनती है, पी की जगह देखिए एफ वेव्स बन रही है, सिर्फ एफ वेव्स कहते हैं जो बन रही है, फिर एक पी वेव बनती है, फिर ये इस तरह होता है, फिर उसके बाद तो इरेगुलर रिदम बन रही है। एट्रियल फ्लटर में क्या होता है, पिकेट फेंस या टूथपिक की तरह पी वेव्स बनती है, ठीक है। ये देखिए इस तरह आरा जिस तरह सा होता है उसकी तरह बन रही है, सही है। तो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है, एट्रियल टू वेंट्रिकुलर कंडक्शन, कितनी पी वेव्स के बाद वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुआ है, क्यू आर एस बना है, ये चीज़ एक तो। और साथ ही पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, किसी बंदे को अगर एट्रियल फ्लटर है तो क्या वो ठीक है इस टाइम के नहीं है। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकल जब खुद ब खुद कंट्रैक्शन करे और ज़्यादा करे, ठीक है। सीरियस और पोटेंशियली लीदल एरिथमी है। लेकिन वेंट्रिकल की जब कंट्रक्शन में मसला आता है ना, उसकी जब एक्टिविटी में मसला आता है, तो हम लोग फिब्रिलेटर जो होता है, वो करंट वाली जो डिवाइस होती है उसके थ्रू, उससे हम लोग डिफिब्रिलेटर जिसे कहते हैं, तो उसके थ्रू हम उसकी वेंट्रिकल्स की रिदम वापस नॉर्मल पे ला सकते हैं। जिस तरह इसमें नॉर्मली क्यू आर एस 0.12 सेकंड का होता है ना, मैंने बताया था। अगर ज़्यादा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया आ रहा है तो ये देखें, इसमें आपको पी वेव भी नज़र नहीं आएगी, टी वेव, क्योंकि क्यू आर एस बहुत बड़ा बन रहा है, उस वो छुपा रहा है आपको पी वेव और टी वेव उसमें, ठीक है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा आ रही है, कितनी ज़्यादा बीट्स आ रही है। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया इसे कहते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बहुत ख़तरनाक है, और अगर इसको ठीक ना किया जाए कार्डियक अरेस्ट एकदम से बंदे को हो सकता है। किसी बंदे को एकदम से हिट हो जाए आगे चेस्ट वॉल पे, एकदम से उसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है और बंदा एकदम से कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। उस टाइम डायरेक्ट हमें सीपीआर करनी चाहिए, सही है।
इस पिक्चर में देखे एकदम से स्ट्रेट लाइन आ गई, ए सिस्टली होगी, हार्ट सिस्टली कंट्रक्शन करना छोड़ दिया हार्ट ने वेंट्रिकल से, ठीक है। तो ये जो है जब लीड लगी होती है और आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम वो लीड हिल सकती है, उसकी वजह से भी आपको इस तरह की रिदम शो हो सकती है। अब जो कि बंदा ठीक होगा लेकिन वो लीड हिलने की वजह से आपको शो हो रही होगी, या लीड हट जाए, मिसप्लेस हो जाए, तो जिस वजह से आपको स्ट्रेट लाइन शो हो सकती है। तो आप समझते हो बंदा मर गया लेकिन दिखते तो लीड हटी होती है। कंडक्शन ब्लॉक मैंने आपको बताया नॉर्मली 0.2 सेकेंड का होता है ना पी आर इंटरवल, लेकिन अगर 0.2 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लें, ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री ए वी ब्लॉक में क्या होता है, फर्स्ट डिग्री ए वी एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्री और वेंट्रिकुलर के दरमियान। तो ये देखें पी वेव बनी, फिर इसके बाद ये क्यू आर एस बना, इसके दरमियान काफ़ी गैप है, एक बड़ा बॉक्स आ रहा है, ऑलमोस्ट 0.2 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम आ रहा है। बिग बॉक्स, एक बिग बॉक्स कितना था, 0.2 सेकेंड के बराबर था ना, तो उससे ज़्यादा टाइम आ रहा है। फिर उसके बाद टी वेव बनी, फिर पी वेव बनी, फिर काफ़ी गैप आया है बीच में। तो ये क्या है, फर्स्ट डिग्री ए ब्लॉक है। लेकिन हर पी वेव के बाद थोड़ी देर बाद जो है ना क्यू आर एस बना है, तो इसको फर्स्ट डिग्री कहते हैं। अगर क्यू आर एस ना बने पी वेव के बाद तो इसे सेकंड डिग्री कहते हैं। मतलब कि मैंने बताया था ना एस साइनस नोड से इम्पल्स जाती है, ए वी नोड उधर थोड़ी सी डिले होती है, नॉर्मली भी थोड़ी सी डिले होती है 0.2 सेकंड तक। लेकिन अगर 0.2 सेकंड से ज़्यादा डिले हो रही है फिर उसके बाद इम्पल्स जा रही है तो फर्स्ट डिग्री। लेकिन अगर उसके बाद इम्पल्स ना जाए, एक बार ना जाए, दो बार ना जाए, और फिर उसके बाद वापस चली जाए वेंट्रिकल्स में इम्पल्स, तो सेकेंड डिग्री कहलाता है, ठीक है। जैसे कि 2 पी वेव्स अगर बने उसके बाद एक क्यू आर एस बने, मतलब दो बार वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट किया, ये देखिए इसके दरमियान गैप है, क्यू आर एस नहीं बने इस जगह पे, फिर उसके बाद वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया, फिर उसके बाद पी वेव बनी, वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया, फिर पी वेव बनी, वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया। लेकिन उसके बाद जो पी वेव बनी उसके बाद वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट नहीं किया, तो हर दो पी वेव्स 1 और 2 इसके बाद एक बार कंट्रैक्ट नहीं करता वेंट्रिकल, तो 2:1 सेकेंड डिग्री ए वी ब्लॉक है ये। थर्ड डिग्री में बिल्कुल जो है ना एट्रियम से इम्पल्स वेंट्रिकल्स पे नहीं जाती, तो पी वेव अलग होती है और क्यू आर एस अपनी बन रही होती है, वेंट्रिकल खुद बना रहा होता है अपनी क्यू आर एस कम्प्लेक्स, तो इसे थर्ड डिग्री कहते हैं। देखिए पी वेव अपनी बन रही है, क्यू आर एस अपना बन रहा है, इसमें कोई आपस में कोई एसोसिएशन नहीं है। तो इसमें इसके अलावा सुपरा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया होता है जिसमें हार्ट रेट जो है 150 से ज़्यादा होता है, पी वेव इसमें विजिबल नहीं होती। सही हो गया, इसमें आपको ये सिम्टम्स आ सकते हैं। ये बनी हुई है सुपरावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। माइकार्डियल इस्कीमिया और इन्फार्क्शन पे हम आते हैं। माइकार्डियल इस्कीमिया या इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक, एक बंदे का हार्ट अटैक हो जाए, उसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं मिलती हार्ट के मसल्स को, तो हार्ट के मसल्स के डेड हो जाते हैं। सबसे पहले ब्लड सप्लाई बाहर की तरफ से आ रही होती है ना हार्ट को, तो जो अंदर की तरफ जो टिश्यूज़ है हार्ट के, तो उधर ब्लड बाद में पहुंचता है, तो अंदर वाले सबसे ज़्यादा प्रोन टू डैमेज होते हैं। अगर अंदर की तरफ सब एंडोकार्डियम वाली रीजन, जो एंडोकार्डियम वाली उधर के टिश्यूज़ डेड हो गए तो इसे कहते हैं सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन। लेकिन अगर थ्रू आउट द लेंथ, मतलब जितनी हार्ट वॉल का जो साइज़ है वो सारे के सारे टिश्यूज़ अगर डैमेज हो गए तो उसको ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन कहते हैं। तो ईसीजी के थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि इस बंदे को सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन है या ट्रांसम्यूरल। अगर एस टी वेव एलिवेशन हुई है, देखिए पी क्यू आर एस बने इसके बाद एस टी, ये जो टी ये बहुत ऊपर है, इसमें भी टी यू बहुत ऊपर है, तो अगर इस तरह बन रहा है, देखिए पी वेव बनी पे इसके बाद क्यू आर एस बना है, उसके बाद एकदम से टी बहुत ऊपर है, अगर ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब है इसे कौन सी वाली हुई हुई है, इसे ट्रांसम्यूरल हुई हुई है। किधर गया ट्रांसम्यूरल, इधर लिखा एस टी एलिवेशन जो है ट्रांसम्यूरल, मतलब थ्रू आउट द वॉल इसमें डैमेज हुआ है। सब एंडोकार्डियल एस टी डिप्रेशन के साथ होती है। इसके अलावा अगर क्यू वेव बन रही है वो भी ट्रांसम्यूरल को शो कर सकती है, लेकिन वो इतनी अच्छी डायग्नोस्टिक वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि बाद में भी क्यू वेव बन सकती है। एक बंदे को हो सकता है माइकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, उस टाइम नहीं बनी, उस टाइम भी बन सकती है, और 6 महीनों बाद भी उसको क्यू वेव हो सकती है। एक और होती है टी वेव डिप्रेशन, जो कि मैंने बताया ये जो टी वेव नीचे गई हुई है सब एंडोकार्डियल के बारे में बताता है, ठीक है। अच्छा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसमें भी ईसीजी डिस्टर्ब हो सकता है। क्यों? अगर पल्मोनरी आर्टरी, उधर ब्लड कहाँ से आ रहा है, राइट एट्रियम में ब्लड आया बॉडी की तरफ से, राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया, उधर से आगे जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड लंग्स में। लंग्स में अगर कोई क्लॉट फंस गया उधर पल्मोनरी आर्टरी में, तो लंग्स से ब्लड, हार्ट से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में नहीं जा सकेगा, तो हार्ट पे स्ट्रेन आ सकता है, राइट हार्ट स्ट्रेन काज कर सकता है। तो राइट हार्ट की मैंने आपको स्टार्ट में लीड्स बताई थी, V1 V2 V3 V4 V5 V6, जिसमें V1 V2 राइट वेंट्रिकल के बारे में बता रहा था,
जबकि V3 भी जो था इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के बारे में बता रहा था राइट साइड पे। तो V1 से लेके V3 में आपको ST डिप्रेशन या टी वेव ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक या इन्वर्टेड टी वेव शो हो सकती है इसकी वजह से, क्योंकि राइट हार्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी अगर हो जाए तो आपको QRS बहुत बड़ा नजर आएगा, क्योंकि मसल्स बहुत ज़्यादा उधर बड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से इम्पल्स भी ज़्यादा बड़ी बनेगी, QRS बहुत बड़ा होगा। सही है। तो अगर राइट साइड की वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है तो V1 V2 में आपको QRS बड़ा नजर आएगा, लार्ज आर वेव नजर आएगी। या अगर लेफ्ट साइड की है तो V4 V5 V6 में आपको नजर आएगी। ठीक है।